सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए, मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 10 जुलाई के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज एक बता दूं कि पीडीएफ से आप लोगों के लिए सिर्फ वो क्वेश्चन और आंसर लगा सकते हैं। आप लोग अपने आप को स्वावलंबन टेस्ट एक तरह कर सकते हैं जब आप वीडियोज़ को देख लेते हैं। तो वीडियोज़ में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई जाती है, इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हम लोग आज के स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में ओला ने किसके साथ समझौता किया है। पूछा जा रहा है कि ओला ने किसके साथ समझौता किया है। बहुत ही जाना पहचाना नाम है, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। मैक्सिमम शहरों में चलाया जाता है, जो भी बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें चलाया जाता है। एक दो शहरों जो छोटे छोटे हैं उनमें नहीं चलाया जाता है। तो ओला की बात कर लें किसके साथ समझौता किया है, तो अभी हाल ही में फ़ोन पे के साथ समझौता किया है। अब पूछा सकता है कि फ़ोन पे के साथ किस लिए समझौता किया है। तो इसने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, याद रख लीजिएगा कि अभी आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे जो भी चीज़ डिजिटलीकरण करने के लिए अभी हर जगह हर प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं और पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की भी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इसी कड़ी में अभी देखा जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्या किया जा रहा है, डिजिटली माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओला ने अभी डिजिटली माध्यम से, मतलब डिजिटल पेमेंट होगा उसके माध्यम से फ़ोन पे के द्वारा साझेदारी किया है कि अब उसने क्या करेगा कि वो आप लोग कभी भी पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं डायरेक्ट ओला की जो बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद पेमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, फ़ोन पे ही डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी किसके साथ साझेदारी कर दिया गया है, फ़ोन पे के साथ कर लिया गया है। अच्छा, बात कर लें हम ओला की, बात कर ले रहे हैं। तो अभी ओला के जो फिलहाल में हेड हैं वो कौन है, भविष्य अग्रवाल हैं। क्या नाम है, भविष्य अग्रवाल, और यही इनके संस्थापक भी हैं, याद रख लीजिएगा, भविष्य अग्रवाल यही इनके संस्थापक। अच्छा, बात पूछा सकता है कि कब इसकी स्थापना किया गया था। तो याद रख लीजिएगा 2010 में और मुंबई में स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे है। और फ़ोन पे के साथ अभी जो डिजिटलीकरण किया गया है वही ये भी वहीं पर भी किया गया है। अभी वहीं पर अभी मीटिंग हुई, उसके बाद से इसको साझा करने की बात सामने आई है, ठीक है। अच्छा, हमने एक पॉइंट और भी दिया हुआ ICICI बैंक के साथ। तो अभी कुछ दिन पहले ही ICICI बैंक के साथ ही यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए भी ओला क्या किया गया था, समझौता किया गया था। ओला ने यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए, आपको पता होगा कि जब भी कोई जाते हैं आप गूगल पे फोन पे चलाते हैं तो उसमें यूपीआई भीम यूपीआई मांगता है। तो वही यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अभी ICICI बैंक के साथ समझौता किया गया, तो वो भी ओला ने समझौता किया था। तो ये कुछ दिन पहले की बात है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डाटा सेंटर NMI का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। पूछा जा रहा है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डाटा सेंटर NMI का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो इसका राइट आंसर जान लीजिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र में किया गया और किसके द्वारा किया गया ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो फिलहाल में वहाँ के CM है कौन है, CM उद्धव ठाकरे जो है फिलहाल में, उन्हीं के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये क्या, देखिए ये क्या होता है कि ये डिजिटली, मतलब ये पूरी तरह से क्या है ना कि निजी क्षेत्र है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इंजीनियरिंग क्षेत्र है, चाहे रियल एस्टेट क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें मतलब अच्छे अच्छे वर्क हो सके, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सके, इसके लिए इस डाटा सेंटर को स्थापित किया जाता है। और याद रख लीजिएगा Tier 4 डाटा सेंटर इसको के तहत, मतलब इसको क्या किया गया है, अभी स्थापना किया गया। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है जिसका नाम क्या है, NMI है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया, उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो मुंबई में इसको किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अच्छा, ये मोबाइल एप्लीकेशन सेल्फ स्कैन है क्या, तो जनरली आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले हम लोग किसको यूज़ करते थे, कोई भी PDF वगैरह बनाने के लिए, चाहे स्कैन करने के लिए जिसकी अच्छी क्वालिटी वगैरह है, तो हम लोग क्या करते थे, उसके लिए हम कैम स्कैनर को यूज़ करते थे। क्या, कैम स्कैनर को यूज़ करते थे, जो कि एक क्या था, चाइना का ऐप था, ठीक है। जिसपे पूरी तरह से क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। बैन करने के बाद ही पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा सेल्फ स्कैन नामक एक ऐसा ही एप्लीकेशन को डेवलप किया गया जिसकी वजह से किसी भी फाइल या जो भी चीज़ें होती हैं उसकी PDF आसानी से बनाया जा सके, चाहे उसको स्कैन किया जा सके, ठीक है। और बात कर लें वहाँ के CM फिलहाल में कौन है, तो ममता बनर्जी हैं और जगदीप धनखड़ जो है फिलहाल में वहाँ पर गवर्नर के पद पर बने हुए। कैपिटल आप लोग जानते हैं कलकत्ता है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया। देखिए, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ
देखिए, ये जो नाम जो चेंज होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने पिछली बार जब देखा था आरआरबी के जो पेपर हुए थे, वहाँ पर आप लोग उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। जो आप लोगों को ग्रुप डी के पेपर हुए थे उसमें, या आरआरबी जो एलपी वगैरह के पेपर होते उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे कि इसका नाम जो चेंज किया गया, मुगल सराय स्टेशन का नाम चेंज किया गया, ठीक है, प्रयाग का इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयाग कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय किस स्टेशन का, इस तरह से जो चीज़ें हैं सब मतलब क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिली थी। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा चर्चित बने हुए इस समय, ठीक है, और इनके द्वारा मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी नाम रखे। कुछ दिन पहले, आप लोगों को थोड़ी दिन पहले की बात है ये, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया था। किसका, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर रख दिया गया था। अच्छा, बात कर ले कि कुछ दिन पहले ही, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो सबसे बड़ी सुरंग है, याद रख लीजिएगा, वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। उसका नाम आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। जब मैंने इतना चीज़ कहा तो क्या नाम है, चेनानी नासेरी सुरंग, जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले ही किया गया था। उस सुरंग का नाम क्या नाम था, चेनानी नासेरी सुरंग, उसका अभी नाम जो रख दिया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही रखा गया था। इंपॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित चेनानी नासेरी सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया था। कोलकाता पोर्ट का भी नाम रख दिया गया था। अभी जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसका भी नाम रख दिया गया। अच्छा, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, ये झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में स्थित है, और इसी का भी जो नाम बदल कर क्या रख दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है। पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएसडीसी के साथ समझौता किया। थोड़ा सा नाम ये सुनने में अजीब लग रहा होगा एनएसडीसी, क्योंकि बार बार ये चीज़ें हम लोगों को सुनने को नहीं मिलती हैं। कुछ ऐसे नाम्स होते हैं जो हम लोग बार बार नहीं देख पाते हैं। तो एनएसडीसी की बात कर लें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। क्या होता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी के साथ समझौता किया गया। अच्छा, ये समझौता माइक्रोसॉफ्ट ने किया क्यों है एनएसडीसी के साथ, तो देखिए, युवाओं को डिजिटलीकरण के माध्यम से जोड़ना तथा उनके कौशल को प्रदान करने हेतु ये माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडीसी के साथ अर्थात नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, युवाओं को डिजिटली वह कौशल मतलब कौशल के माध्यम से उनको शिक्षा को प्राप्त करना तथा उनकी गुणवत्ता को जानने के लिए इस माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडीसी के साथ समझौता किया है। ठीक है, अच्छा, बात कर ले हम माइक्रोसॉफ्ट की बात आई तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, याद रख लीजिएगा 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में है। और बात कर लें कि सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला जो है फिलहाल में अभी सीईओ के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। देखिए, थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा होगा, फिर से रिपीट कर लीजिएगा, 4 जंबो कोविड-19 देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया। देखिए, इस तरह से भी पॉइंट आप लोग क्वेश्चन में उतने इंपॉर्टेंट इस तरह क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में इस तरह के भी पूछे आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया है जंबो कोविड-19 देखभाल शुभारंभ को भी कहाँ पे 4 खोला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, अभी महाराष्ट्र से हमने 2 क्वेश्चन देखा, मैं फिर से रिपीट कर ले रहा हूँ एक बार पहले इसके बारे में। जंबो कोविड-19 देखभाल ये है क्या, तो इसके अंतर्गत जो कोविड-19 के मरीज होते हैं उनको अच्छे तरीके से इलाज करने के लिए, हालांकि इलाज तो अच्छे तरीके से होती है, हॉस्पिटल वगैरह हर जगह पे होती है, लेकिन यहाँ पर उन रोगियों को मतलब अच्छे तरीके से रखा, जिनके स्थिति काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है, सीरियस बनी हुई है, उन रोगियों को इसके अंतर्गत रखा जाएगा और उनकी इलाज वगैरह की जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए अभी 4 जंबो कोविड-19 देखभाल को अभी स्थापित किया गया है। अच्छा, बात कर लिए हमने, तो अभी देखा तो महाराष्ट्र के बारे में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर जिसका नाम क्या था, एनएमआई था, अभी कहाँ पे खोला गया है, महाराष्ट्र में खोला गया। अभी हमने देखा कि 4 जंबो कोविड-19 देखभाल खोला। अभी हमने कल एक पॉइंट देखा था कि महारोजगार पोर्टल अभी हमने देखा था कल ही कि अभी स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बनाया गया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऐसे ही बहुत सारे मी अन्नपूर्णा पोर्टल, ऐसे तारीख बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिनके द्वारा क्या किया गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये सब पॉइंट्स पेपर में बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा, जिसकी वजह से आप लोग को पेपर में एक भी क्वेश्चन मतलब छूट ना पाए। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी हुए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रहा। पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रहा, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 रैंक्स रहा। देखिए, भारत की जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, इसमें स्थिति थोड़ी सी नाजुक कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो 3 स्टेट्स होते हैं, याद रख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए 1 to 10, याद रख लीजिएगा 1 to 10 डिवाइड करते हैं इसको 3 पार्ट में, 1 to 10, एक होता है 11 to 13 3, एक
एक होता है 34 to 58 होता है। क्या होता है? 34 to 58 होता है। जो 1 to 10 होते हैं उसमें मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं उसमें की जाती हैं। इसमें जो होता है कि मतलब थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है ट्रांसपोर्ट्स वगैरह जो भी होता है, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है कि सेमी ट्रांसपोर्ट में होता है, ठीक है। इसको हम लोग सेमी ट्रांसपोर्ट्स कहते हैं। तो ये जो होता है ये इसको हम लोग इसी में हमारा भारत 34 नंबर आया, तो 34 से 58 जो आया तो इसके अंदर भारत 34 से 58 के अंदर आया। इसका मतलब हो गया कि भारत सेमी ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो भारत की थोड़ी सी इसमें स्थिति थोड़ी सी नाजुक कह सकते हैं, ठीक है। बात कर लें कि अभी हम लोगों ने कल ही देखा था, क्या देखा था कि एसडीआई के बारे में देखा था कि भारत की इसमें स्थिति क्या रही थी, तो 117 रैंक रही थी। क्या रही थी? 117 रैंक इसके अंदर भारत की रही थी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में मंगलयान ने किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा फोबोस की तस्वीरें भेजी है। मंगलयान मैक्सिमम लोग फिल्म देखे होंगे, पता होगा उन लोगों को बारे में, ठीक है, कि मंगलयान को कब लॉन्च किया गया था। जनरली पता होना चाहिए, फिल्म वगैरह भी देखे होंगे। तो कब किया गया था? 2017 में, 2013 में किया गया था। और बात कर ले कि इसको कब किया गया था, तो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 5 नवंबर 2013 को इसको क्या किया गया था, भेजा गया था। और बात कर ले कि क्या दिया हुआ है कि मंगलयान ने किस ग्रह का सबसे बड़ा फोबस तस्वीरें भेजी है। मंगलयान की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कहाँ पे जा सकता है ये? मंगल पे ही जा सकता है, ठीक है। अब मंगलयान की जो सबसे बड़ी जो चंद्रमा है उसका नाम क्या है, पहले तो ये जान लीजिए, फोबोस नाम है। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। और बात कर ले रहे हैं कि जो फोबोस की तस्वीरें भेजी है वो कौन से कैमरा के द्वारा भेजा गया, ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। जब पेपर को थोड़ा सा ईजी लेवल से मॉडरेट या मॉडरेट से टफ बनाना होता है तो क्वेश्चन इस तरह के पूछा जा सकता है। तो मार्स कलर कैमरा, क्या नाम है उसका? मार्स कलर कैमरा उसका नाम दिया गया है, ठीक है। और बात कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगलयान से कितनी दूरी पर था तब उसकी फोटो ली गई थी, तो 7200 किलोमीटर की जो दूरी थी तो उस पर इसकी फोटो को लिया गया है और इसको, ठीक है। और किसका नाम क्या था? फोबोस था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। पूछा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पे कमाई करने वाले सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी, मतलब सबसे बड़ी सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं। तो देखिए, अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि क्या नाम था उनका, काइली जेनर। काइली जेनर प्रथम स्थान पर थे, लेकिन इनको क्या कर दिया, पीछे कर दिया गया, ये द्वितीय स्थान पर चले गए। और प्रथम स्थान जो प्राप्त किया गया वो रॉक जॉनसन के द्वारा प्राप्त किया गया। जॉनसन के बारे में रॉक के बारे में नाम आप लोग सुने होंगे कि बहुत बड़े रेसलर के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब रॉक के नाम से इनको पूरे मतलब जाना जाता था, ठीक है। बहुत दिनों तक इन्होंने रेसलिंग किया, उसके बाद से इन्हें फिल्म में कदम रखा, उसके बाद से बहुत ज़्यादा ये चर्चित हो गए वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में। और रेसलर की बात है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और भी बता दो कि WWE के जो सबसे बड़े जो रेसलर के नाम में जाना जाता है, जो पूरी वर्ल्ड हमारी उम्मीद से जानती होगी, क्या नाम है उनका? दी अंडरटेकर। क्या नाम है? दी अंडरटेकर नाम है जिनका। उन्होंने क्या किया था? संन्यास की घोषणा किया था कुछ दिन पहले। ये क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रॉक जो है अभी जो रेसलर थे उसके बाद से इन्होंने उनको सेलिब्रिटी बन गए, इनको क्या हो गया, फिल्म में कदम रखा, उसके बाद से इनको इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। और बात कर लें तो इनके द्वारा इंस्टाग्राम पर कमाई करने के मामले में सबसे ज़्यादा रहा। और इनकी जो फॉलोअर्स हैं वो कितने हैं ये पूछा सकता है, तो 189 मिलियन है। याद रख लीजिएगा, 189 मिलियन है। और 1 मिलियन का मतलब आप लोग समझते हैं कितना होते हैं? 10 लाख होते हैं 1 मिलियन का मतलब। तो 189 इंटू 10 से आप लोग गुणा कर सकते हैं कि कितने लोग हो सकते हैं इनके फॉलोअर्स, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इनके बारे में तो देख लिया कि इनके फॉलोअर्स 189 मिलियन है। और इनकी एक पोस्ट पर, याद रख लीजिएगा, इंडियन रुपए में बात कर ले तो इन्होंने छोटी सी भी, अगर किसी भी कंपनी की छोटी सी भी अगर एक पोस्ट कर दी तो इनकी कमाई 7.5 करोड़ रुपए है। सोचिए दोस्तों, अगर हम लोगों की पूरी ज़िंदगी क्या पूरी मतलब मतलब अगर उस जगह पर नहीं पहुंच पाए, या छोटे मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो लोग फैमिली के होते हैं उनकी अगर इतनी कमाई करने में पूरी लाइफ समय बीत जाती है। उन्होंने एक छोटी सी अगर अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कर दिया तो इतनी कमाई उनकी फिक्स हो गई। इनकी कंपनी उनके में इतना ट्रांजेक्शन कर देगी बिना कहे पूछे, कुछ भी सुने उन्हें, समझ लीजिए। तो भाई ये क्या होते हैं, अपने आप को बनाना होता है वैसे, उसके बाद से ऐसे कुछ होता है। और काइली जेनर बात कर ली हम, इनको पीछे करके इन्होंने दूसरे स्थान पर चले गए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। पूछा जा रहा है कि जो इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 रहा, भारत इसमें किस स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 स्थान पर रहा। देखिए, हमने यहाँ पर 2 इंडेक्स देखा, 3 इंडेक्स देखा। एक तो एसडीआई देखा, तो जो मैंने कल देखा था हम लोगों ने 117 स्थान भारत के द्वारा प्राप्त किया गया था।
ठीक है। और यहाँ पे जो अभी ने हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, क्या देखा था, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, उसमें भारत के द्वारा 34वां स्थान प्राप्त किया गया था। और जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 31वां स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, ये है क्या, तो देखिए इसके अंतर्गत जो भी आपदा वगैरह आती है, भूकंप वगैरह, चाहे जो भी ज्वालामुखी मतलब फटना वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे मानवीय संकट भी इसके अंतर्गत कवर किया गया है। मतलब नेचर से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो मतलब हम लोग के द्वारा जो होती है घटनाएं वो भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स के अंतर्गत रखा जाता है और भारत की इसमें 31 स्थिति रही है। ठीक है, और प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है, तो कि स्थिति खराब वाली प्रथम स्थान है। इसमें यह नहीं है कि अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ है तो उसमें प्रथम स्थान प्राप्त, तो इसमें सोमालिया जो देश है उसके द्वारा क्या किया गया, प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है, चलते हैं हम लोग कुछ अदर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अदर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि भारत और इंडोनेशिया देश ने कोस्ट गार्ड ने संबंधों को बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इंडोनेशिया ने कोस्ट गार्ड के समुद्री संबंधों को बढ़ाने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, हमने बोलेंगे ये देखा कि अभी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। अच्छा, ये हस्ताक्षर किया क्यों गया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए वहाँ पर अभी जो भी मतलब एक देश देश के बीच में व्यापार होता है, चाहे उसके बीच में समुद्री, देखिए इसमें सबसे बड़ा जो फैक्ट रखा गया है जो इस बार, वो प्रदूषण नियंत्रण के बारे में रखा गया है कि जो हम लोग भी मतलब कोई भी व्यापार वगैरह करेंगे जिसमें किसी प्रकार का जो समुद्र में प्रदूषण वगैरह होता है उसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात कर लें हम इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। और कृष्णराजन नटराजन, याद रख लीजिएगा, कृष्णराजन नटराजन जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। अगले नंबर पॉइंट पर चलते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया है कि हाल ही में बिहार राज्य ने बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील के दौरान जो भोजन दिया जाता है, ठीक है, उन भोजन को पहुंचाने के लिए अभी अनाज देने योजना, अनाज घर पर अनाज देने की योजना को स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा किया गया, बिहार राज्य के द्वारा किया गया। अभी आप लोगों को पता होगा कि जैसे भी हम हमारे कक्षा 1 से लेकर, याद रख लीजिएगा, 1 से लेकर 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, जब सर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं मिड डे मील उनको दिया जाता है। तो उन लड़कों को जो मिड डे मील दिया जाता है तो अभी फिलहाल में उनके यहाँ पहुँच नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से उनको घरों पर वो क्या किया जाएगा, उन भोजन को पहुँचाने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। बात कर ली बिहार की, तो यहाँ के फिलहाल में सीएम है नीतीश कुमार, कैपिटल पटना है और फागू चौहान यहाँ पर गवर्नर के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, देखिए इसकी आंसर की प्रोवाइड की, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर आप किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ, वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप किसी प्रकार की बुक्स की रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, साथ में उसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और किसी बुक्स को खरीदना भी चाहते हैं तो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बताइए और अपने पेमेंट वगैरह जो भी जैसे प्रोसेस है वहाँ पर कीजिए, उसके बाद से बुक्स आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अपने अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, भाई बहनों में शेयर किया कीजिए। और मैं बात कर लूँ कि अगर आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को मेरा लाइक जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।